Hello everyone, this is Sonia Khanna. Welcome to Learn with Motivation. Today we are going to discuss Class 10th Subject Information Technology Code 402 Term 1 Exams Question Paper. Let's start. As you already know कि जो आपका थ्योरी पेपर है वो 25 मार्क्स का था और जिसको कि 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. A में 6 क्वेश्चन थे, you have to attempt 5. B carry 20 questions and you have to attempt 15. And C 7 questions and you have to attempt 5. Let's discuss all questions. Section A is employability skills जो कि 5 marks का है and we have to attempt only 5 questions. इसमें 6 क्वेश्चन दिए, हम 6 के 6 डिस्कस कर लेते हैं. देयर आर मेनी रीजंस व्हाई इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में फेल्स while communicating the message may not be received exactly the way the sender intended, and therefore it is important that the communicator seeks dash to check that their message is clearly understood. देखो कई बार क्या होता है कि जो सेंडर मैसेज भेजता है फीडर उसको समझ नहीं पाता या मिस इंटरप्रेट कर लेता है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसके लिए सेंडर को क्या चेक करना चाहिए? डिस्क्रिप्शन, फीडबैक, चैनल या साइन. एंड द राइट आंसर इज फीडबैक. जो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वीडियो बनाई है तो आई एम अ सेंडर, मैं आपको ये वीडियो सेंड कर रही हूँ, आप रिसीवर हैं. आप जब रिसीव करेंगे तो आप जो फीडबैक भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी. ओके, राइट आंसर इज फीडबैक. सेकेंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इसमें से कौन सा एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर नहीं है, रुकावट नहीं है? फिजिकल कम्युनिकेशन, अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है उस वजह से भी हमारी कम्युनिकेशन में रुकावट आ सकती है. इंटरपर्सनल बैरियर, इंटरपर्सनल मतलब अगर हमारे अंदर किसी के खिलाफ कोई गलत भावना पहले से ही है या हमारे अंदर गुस्सा पहले से ही है तो हम उसकी बात ढंग से नहीं सुनते हैं. लिंग्विस्टिक बैरियर, अगर आप किसी अदर लैंग्वेज वाले पर्सन से बात करते हो तो आप सही से उसकी बात समझ नहीं पाते हैं. द लास्ट वन इज सब्जेक्टिव बैरियर. तो सब्जेक्टिव बैरियर कुछ होता नहीं है, तो राइट आंसर इज सब्जेक्टिव बैरियर. Now come to the third. To perform well at work and life in general, you must be able to manage and improve yourself in various skills. Which of the following skills helps you to prioritize the things you have to do, remove waste and redundancy from work? देखो आपको अपनी लाइफ में या काम में, आपको ऑफिस में या स्टडी में जब आपको हर चीज को मैनेज करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है और ज़्यादा, जैसे आपको फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ का ले लो, आप स्टूडेंट्स हो तो आपको अगर अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो आप क्या करोगे, कौन सी ऐसी स्किल अच्छी कर लोगे? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी देखनी है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. ओके, तो उस प्रायोरिटीज में से आपको जो वेस्ट है, जो काम आप बार बार कर रहे हो, रिडंडेंसी हो रही है, उसे रिमूव कर रहे हो. ओके, तो इसके लिए, उस वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उस रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए आप क्या देखोगे? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे, आप टाइम मैनेजमेंट देखोगे, आप सेल्फ अवेयरनेस करोगे या आप अडेप्टेबिलिटी करोगे? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आपको पता है कि मुझे मार्क्स लाना है, मुझे ये सब स्टडी करना है. आप एक टाइम टेबल बनाओगे और उस टाइम टेबल में मैनेज करोगे कि ये मेरा सब्जेक्ट कम है, इसे मुझे ज़्यादा टाइम देना है, ये मैं बार बार टीवी देखता रहता हूँ, इस चीज़ को मुझे कम करना है, रिमूव करना है. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब तो होता है अपने बारे में जानना, दैट्स ऑल, अपनी वीकनेस और गुडनेस को जानना. और अडेप्टेबिलिटी का मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे इस समय मतलब आप घर बैठ के स्टडी कर रहे हैं तो आपने अडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट को. ठीक है, तो राइट आंसर क्या हुआ? द राइट आंसर इज टाइम मैनेजमेंट. अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख गए तो आप सारे काम बड़ी इजीली कर पाते हैं. Come to the question number 4.
Managing stress is about making a plan to be able to cope effectively with less daily pressures. Always keep in mind the ABC stress management, the acronyms ABC stands for. देखो हमेशा हमें ABC को ध्यान में रखना है. यहाँ पर ABC स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड बात हो रही है, स्टूडेंट्स की एबीसी की बात नहीं हो रही, स्ट्रेस मैनेजमेंट की. देखो नॉर्मली स्ट्रेस मैनेजमेंट की एबीसी क्या होती है? अवेयर होना अपनी प्रॉब्लम से, उसको बैलेंस करके चलना और उसे कंट्रोल करना. अब उससे सिमिलर देखो, अवेयर तो ए से अवेयर तो कहीं नहीं दिया ना, तो हम यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि कहाँ आता है हमारा जो आंसर, कहाँ सुटेबल होता है. फर्स्ट है एबिलिटी, अपनी एबिलिटी को जानना. बर्डन, अपने बर्डन को जानना और उनको कंसाइज करना. तो आई थिंक ये तो नहीं हो सकता है ना. एडोर, एडोर करना, बिलीव करना और फिर कॉज, कारण बन जाना, तो ये भी नहीं हो सकता. थर्ड इज एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब ही होता है अवेयर होना, बिलीव करना अपने ऊपर. एंड कंसिक्वेंस, उस वर्क को करना, सीक्वेंस से उस वर्क को करना. एंड डी इज अडेप्ट करना, हालात को अडेप्ट करना, बैलेंस करना और फिर कोऑपरेट करके चलना. ओके, तो आप ये देखो कि आपका क्या आंसर आया? सी. अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर इज सी. सी क्यों है? देखो एडवर्सिटी का मतलब है कि आप अपनी अनहैप्पीनेस का, स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, तो आप अपनी अनहैप्पीनेस का रीजन सर्च आउट करोगे, तो क्यों है अनहैप्पीनेस, फिर बिलीव करोगे अपने ऊपर. ओके, एंड देन कंसिक्वेंस, कोशिश करोगे सही रिजल्ट के लिए. तो यही स्ट्रेस मैनेजमेंट का सही तरीका है. तो राइट आंसर इज सी. कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन. नेहा इज रिसीविंग सेवरल मेल्स, नेहा बहुत सारे मेल उसको मिल रहे हैं from the companies who are advertising a product or trying to attract her to their website. Such type of mails are called. जब आपको बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की मेल्स आ जाती हैं, तो इस तरह की मेल को क्या बोलते हो? एडवर्टाइजिंग मेल बोलते हो, बल्क मेल बोलते हो, स्पैम मेल बोलते हो या लेबल मेल बोलते हो? राइट आंसर इज स्पैम मेल. हमने जब स्पैम मेल की डिफाइन करी थी तो हमने ये किया था. Question 6. A computer automatically runs a basic program called dash. कंप्यूटर क्या होता है? एक बेसिक प्रोग्राम, जैसे कि कंप्यूटर का स्टार्ट होना, ऑन होना, ऑफ होना, ये डेली चलाता है. इसे क्या बोलते हैं? एज सुन एज इट इज स्विच्ड ऑन, जैसे हम कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, पावर बटन इज पुश्ड ऑन, तो बटन दबा रहे हैं, तो जो पहला जो वर्क हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. iOS, इनपुट आउटपुट सिस्टम. BOS, बेसिक ऑन सिस्टम स्टार्टअप. POS, पावर ऑन सिस्टम. देखो ये जो A है दैट इज द राइट आंसर. ओके, नाउ कम टू द सेक्शन नंबर B. सेक्शन नंबर B का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टाइल्स. आपने राइटर में स्टाइल्स किया था, तो स्टाइल के अलग अलग टाइप सीखे थे. तो स्टाइल्स हेल्प टू इम्प्रूव द कंसिस्टेंसी, स्टाइल से कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाती है इन अ डॉक्यूमेंट. आइडेंटिफाई द स्टाइल दैट इज यूज टू फॉर्मेट द ग्राफिक टेक्स्ट फ्रेम इंक्लूडिंग रैपिंग टेक्स्ट, रैपिंग टाइप, बॉर्डर, बैकग्राउंड एंड कॉलम. तो अब आप यह देखो, यहाँ पे एक चीज नोटिस आप कीजिए, टेक्स्ट फ्रेम. द वर्ड इज टेक्स्ट फ्रेम. यहाँ नंबरिंग की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर ग्राफिक की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है फ्रेम की. तो राइट आंसर इज फ्रेम, ऑलरेडी इज गिवन. नाउ कम टू द 8. आर्ग्यूमेंट्स पास्ड टू द मैक्रो फ्रॉम द कैल्क और ऑलवेज. अब मैक्रो आप जब रन करते हो तो मैक्रो में जो आर्ग्यूमेंट पास होता है वो पास स्ट्रिंग को होता है, रेफरेंस को होता है, नंबर को होता है या वैल्यू में होता है. वो आर्ग्यूमेंट हमेशा एक वैल्यू में पास होता है. तो राइट आंसर इज वैल्यू. इन अ डॉक्यूमेंट डैश इज यूज्ड टू अप्लाई अ स्टाइल to many different areas quickly without having to go back to the styles and formatting window. Double click every time. आप डॉक्यूमेंट में क्या करते हो कि जब भी आपको स्टाइल जैसे अप्लाई करता है
तो आप बस वो फॉर्मेट स्टाइल ले लेते हो, विंडो ओपन कर लेते हो, डबल क्लिक करते हो, है ना। तो अब ये वाला कौन सा है? इज दैट द फिल्म फॉर्मेट मोड, फॉर्मेटिंग विंडो, पेंटर मोड या टेक्स्ट रैपिंग? देखो, डबल क्लिक करके वो स्टाइल एप्लीकेबल हो जाए तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिल फॉर्मेट मोड। इससे वो स्टाइल उस टेक्स्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं। क्वेश्चन 10, Tanu explained his class that to apply an existing style. अब तनु अपनी क्लास को एक्सप्लेन कर रही है स्टाइल के बारे में। एक्सेप्ट फॉर डैश पोजिशन, अब वो कोई पोजीशन नहीं, कौन मतलब टेक्स्ट की पोजीशन नहीं बता रही वो। द इंसर्शन पॉइंट इन द पैराग्राफ, फ्रेम और पेज, then double click on the name of the style is one of these list. अब उसने या तो कोई फ्रेम या कोई पैराग्राफ किसी को भी सिलेक्ट किया और उस पर डबल क्लिक करके वो स्टाइल ले आती है। तो ऐसा किस स्टाइल में पॉसिबल है? विंडो स्टाइल, करेक्टर स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल या सेल स्टाइल? जब आप किसी करेक्टर को सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके उस पर आप स्टाइल एप्लीकेबल करते हो तो दैट इज करेक्टर स्टाइल। ओके, नाउ नेक्स्ट, the dash window shows the type of styles available for the open office component you are using. कौन सी विंडो आपको स्टाइल दिखाती है, आपको स्टाइल लेने देती है, उस विंडो को क्या बोलते हैं? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग, इंसर्ट की एडिट? एंड द राइट आंसर इज स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। ये हमने कई बार कर लिया है। 12th, in writer dash reference to the reference point for the graphic. यहां पे किसकी बात हो रही है? ग्राफिक की। the point could be the page or frame above the object is a paragraph or even a character. तो यहां पर जब हम मतलब करते हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब सेटिंग कर रहे हैं, तो यहां पर बोला है कि एक ग्राफिक का पॉइंट आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, पिक्चर आई, पिक्चर के ऊपर एक मतलब आपका पॉइंट बन के आ जाता है, एरो सा बन के आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? दैट इज अरेंजमेंट, एंकरिंग, फ्रेमिंग या टेक्स्ट रैपिंग। एंड द राइट आंसर इज एंकरिंग। एंकरिंग में क्या होता है? एंकरिंग रेफर टू द रेफरेंस पॉइंट। एंकरिंग क्या बताता है? रेफरेंस पॉइंट को बताता है। ओके, तो एंकरिंग आपको रेफरेंस पॉइंट को बताता है ग्राफिक के, जहां से ये फोटो ली गई है। ओके, चलिए स्क्रॉल अप कर लेते हैं। कम टू द 13, dash function takes data from a series of worksheet or workbook and summarize it into the single worksheet that you can update easily. आप क्या करते हो? जैसे आपको अप्रैल का पूरा डेटा लिया, मई का लिया, जून का लिया, फिर उसको समराइज करके पूरे ईयर का डेटा आप प्रेजेंट करते हो। ठीक है, एक सिंगल शीट में प्रेजेंट कर रहे हो, तो इसे क्या बोलते हो? इसे समेशन बोलते हो, डाटा कंसोलिडेशन बोलते हो, डेटा फॉर्मेट बोलते हो या डेटा चार्ट बोलते हो? एंड द राइट आंसर इज डेटा कंसोलिडेट, जहां पे डेटा को गैदर किया जाता है, टुगेदर किया जाता है एंड उसको कंसोल किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है, तो दैट इज डेटा कंसोलिडेशन। Now come to the next, 14. Two other toolbar can be opened from the picture toolbar. जब आप पिक्चर टूलबार ओपन करते हो तो दो और टूलबार ओपन हो जाते हैं। तो these are एडिट पिक्चर, कलर पिक्चर, फॉर्मेट ड्राइंग, ग्राफिक फिल्टर टूलबार, कलर टूलबार और फ्लोटिंग टूलबार, कलर टूलबार। Now check the right answer and the right answer is graphic filter toolbar and color toolbar. Okay, आप पिक्चर के ग्राफिक में फिल्टरिंग कर सकते हैं एंड उसके कलर में भी चेंजेस कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द 15. If you are continually working with the same range, then you may give a name to the range using dash option under the data menu.
अगर आप जैसे कंटिन्यूसली अगर किसी रेंज को देते हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, यू कैन डिफाइन द डेटा, यू कैन डिफाइन द रेंज, यू कैन डिफाइन द रेफरेंस, यू कैन डिफाइन द एड्रेस। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, सेम रेंज। तो हमें रेंज को क्या करना है, वर्क करना है कंटिन्यूसली एक पर्टिकुलर रेंज के साथ। तो हम क्या करेंगे, हम डिफाइन रेंज करेंगे, easy to search. Okay, now come to the next. In calc, using the subtotal dialog box, आप subtotal करना चाहते हो, you can select the array, then choose the statistical function to apply to them. For efficiency, you can choose up to dash group of the array to which to apply a function. अगर आपको subtotal करना है, पूरी एक लिस्ट है ऑलरेडी, उसको subtotal करके देखना है, तो आप उसमें कितने ग्रुप बना सकते हो, इज इट 2, 3, 4, 5? And the right answer is 3. You can create only 3 group. Okay, scroll up कर लेते हैं, come to the question number 17. क्वेश्चन नंबर 17 है सॉल्व ऑप्शन अंडर। ये सॉल्व नहीं आएगा, सॉल्वर होगा। ओके, तो राइट है सॉल्वर। तो सॉल्वर ऑप्शन अंडर द टूल मेन्यू अमाउंट्स टू अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ डैश। जो सॉल्वर है वो किसका इलेबोरेट मतलब फॉर्म है। द डिफरेंस इज दैट द सॉल्वर डील्स विद द इक्वेशन विद द मल्टीपल डैश। तो किसका मल्टीपल करता है, इज दैट द आंसर क्या होगा, अननोन वेरिएबल एंड गोल सीक, वेरिएबल इक्वेशन, गोल सीक और अननोन वेरिएबल, या सब टोटल और गोल सीक। एंड द राइट आंसर इज गोल सीक। देखो फर्स्ट में तो गोल सीक ही आएगा। ओके, कि सॉल्वर ऑप्शन अंडर टूल मेन्यू अमाउंट टू अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ अ गोल सीक। तो फर्स्ट ऑप्शन में गोल सीक आ गया। ओके, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वहां पर क्या आएगा, अननोन वेरिएबल, क्योंकि जो सॉल्वर है वो उसकी ज्यादा अच्छे से इक्वेशन को, अननोन जितने भी वेरिएबल है उनको ज्यादा अच्छे से मतलब उसकी डिटेलिंग दिखाता है। 18 पे आते हैं। यूजुअली यू रन अ फॉर्मूला टू calculate a result based upon existing values. By contrast, using dash, you can discover what value will produce the result that you want. Options are subtotal, scenario, shortlist and goal seek. And the right answer is goal seek. आपको गोल सीक से, आप देखो नॉर्मली क्या करते हो, आप कैलकुलेट करते हो और आपको टोटल वैल्यू, एग्जिस्टिंग वैल्यू आती है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट गोल सीक क्या करता है, गोल सीक में आपको पहले से ही टोटल दे दिया जाता है और बोला जाता है कि अब ये रिजल्ट लाने के लिए आप कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे टारगेट दिया जाता है कि इस टारगेट को अचीव करना है तो आपको कितनी और मेहनत करनी है। आप टर्म 1 के एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हो, तो टर्म 2 के एग्जाम में आपको 90% लाना है, तो कितना और अचीव करना है, इस तरह से। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। रामा एंड 2 of her friends are doing survey of gender wise employment rate of their locality as schools project using the spreadsheet. रामा और उसका फ्रेंड क्या कर रहे हैं, एक स्प्रेडशीट बना रहे हैं। ठीक है, और उनको जेंडर वाइज एम्प्लॉयमेंट रेट कंसल्ट करना है अपनी लोकेलिटी में। दे ऑल वांट टू वर्क साइमल्टेनियसली टू कंप्लीट इट ऑन टाइम। अब उनको क्या कर चाहिए कि हम टाइम पे काम खत्म कर लें। What option they should use to access the same work spreadsheet to speed up their work? अब रामा अपने घर में रहता है, वो अपने घर में रहता है ना, तो अब वो क्या करे कि उनके काम एक साथ चलते रहे और दोनों को एक साथ एक दूसरे के बारे में पता भी चलता रहे। तो इज दैट कंसोलिडेट वर्कशीट, शेयर वर्कशीट, लिंक वर्कशीट या लोकल वर्कशीट? ओके, सोचो, लॉक वर्कशीट क्या होती है, कंसोलिडेट वर्कशीट क्या होती है। कंसोलिडेट में हम क्या करते हैं, कंसोलिडेट में डेटा को इकट्ठा करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, तो ये तो होगा नहीं ना। शेयर्ड वर्कशीट हो सकती है,
क्योंकि हम डेटा को शेयर कर रहे हैं। लिंक में तो लिंक करते हैं कि वो अपडेट कर लेगा तो उसके पास मास्टर डेटा आएगा, बट यहाँ पर लिंक वर्क नहीं करेगा। और लॉक वर्कशीट का मतलब कि हम उसमें पासवर्ड डालें कि कोई और ना देख पाए। तो राइट आंसर क्या होगा? शेयर्ड वर्कशीट, जिसमें आपने शेयर कर दिया उन्होंने, ओके तो दोनों एक साथ डालते जाएंगे तो अपडेट होता जाएगा, दोनों की जितनी भी अपडेट है वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे को मिलती रहेगी। चलिए स्क्रॉल अप करते हैं नेक्स्ट शीट पे। क्वेश्चन नंबर 20, इन कैल्क you can use a self reference in one or several formula to refer to। अब कैल्क में हम सेल रेफरेंस देते हैं ताकि एक फॉर्मूला को रेफर कर सकें। तो ऑप्शंस आर डेटा फ्रॉम वन और मोर कंटीजियस सेल ऑन द वर्कशीट, data contained in any software, data contained in any format of the database, D images in the picture gallery। देखो इमेजेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ तो फॉर्मूला की बात हो रही है ना। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर भी नहीं बात होगा, हम दूसरे सॉफ्टवेयर को नहीं यहाँ पे वर्क कर रहे, हम यहाँ पे किसकी बात करें? सेल रेफरेंस की। सेल रेफरेंस क्या करता है? सेल रेफरेंस क्या फॉर्मेट को फॉलो करता है? नो, सेल रेफरेंस फॉलो करता है डेटा को, जो कि कंटीन्यूअस सेल हो, एक लगातार सेल आ रहे हो तो उसमें जो भी डेटा है उसको एक दूसरे को रेफर करने के लिए यूज करते हैं। सो द राइट आंसर इज ए, डेटा फ्रॉम द वन और मोर कंटीन्यूअस सेल ऑन द वर्कशीट। 21 पे आते हैं, Which of the following is the example of RDBMS? देखो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं MongoDB, पब्लिशर, विंडो रजिस्ट्री एंड ओरेकल, तो इसमें से पब्लिशर तो आएगा नहीं, ये तो DTP का हो गया, और विंडो रजिस्ट्री भी नहीं आएगा, ये तो किसी के विंडो को रजिस्टर करने हैं तो उसके लिए हो गया। ओके तो अब DB और ओरेकल ये दोनों डेटाबेस हैं, लेकिन DB जो है उसमें आप रिलेशनल नहीं कर सकते, दो टेबल को रिलेटिव नहीं कर सकते, जो कि हम कर सकते हैं ओरेकल में। सो द राइट आंसर इज ओरेकल। 22, द डैश हैज इन्वॉल्व्ड since the 1960s to ease the increasing difficulties in designing, building and maintaining the complex information system. And the right options are knowledge concept, formula concept, डेटाबेस कंसेप्ट एंड फॉर्म कंसेप्ट। देखो 1960s में डिजाइन किया गया था कि जितने भी इंफॉर्मेशन है, आप ये देखो ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो नॉलेज कंसेप्ट नहीं होता, नॉलेज के लिए तो आप इंटरनेट यूज करोगे, फॉर्मूला के लिए आप स्प्रेडशीट यूज करोगे, फॉर्म भी नहीं आएगा, यहाँ पे राइट आंसर आएगा डेटाबेस। तो डेटाबेस बनाया गया ताकि सारी इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया जाए। चलिए स्क्रॉल अप करते हैं। राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर लेट्स यू build an automated table of content from the dash in your document. Options are template, style, headings, table. जब आपने टेबल ऑफ कंटेंट किया, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट में हमने क्या किया, ये सारी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको हम प्रॉपर अरेंज करके वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में इंडेक्स होता है, तो अगर आप इंडेक्स पे जिस हेडिंग पे क्लिक करो उसी आप पर्टिकुलर लेसन पे पहुंच जाओ। तो यहाँ पे हमने टेबल ऑफ कंटेंट पे हेडिंग से रिलेटेड समझा था। तो राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर लेट यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट फ्रॉम द हेडिंग से वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। 24, इन कैल्क टू क्रिएट द रेफरेंस विद द माउस, अगर हमें कैल्क में रेफरेंस क्रिएट करना है माउस से, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, बोथ द स्प्रेडशीट नीड टू बी ओपन, दोनों स्प्रेडशीट को ओपन रखना है, सिलेक्ट द सेल इन विच द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी एंटर्ड, हमें जिस सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है उसे सिलेक्ट करना है, देयर इज नो नीड ऑफ इक्वल की कोई जरूरत नहीं है, सेल रेफरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, सेल रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। देखो ऑटोमेटिकली आपके सी और डी ये दोनों तो कट हो गए,
बिना इक्वल के कोई फॉर्मूला होता नहीं है, और सेल रेफरेंस नहीं है तो सेल रेफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? तो ये दोनों ऑटोमेटिकली कट हो गए। यहाँ पर है कि हम सेल रेफरेंस करने हैं, शेयरिंग नहीं कर रहे, लिंकिंग नहीं कर रहे, तो यहाँ दो स्प्रेडशीट की जरूरत नहीं है। तो ऑटोमेटिकली राइट आंसर इज बी, सिलेक्ट द सेल। हमें उस सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें कि फॉर्मूला लगा हुआ है। 25th, डैश कैन बी यूज टू कैल्क टू जंप टू अ डिफरेंट लोकेशन। हम ये यूज कर सकते हैं ताकि हम एक अलग लोकेशन में पहुंच सके विद इन अ स्प्रेडशीट एंड कैन लीड टू द अदर पार्ट ऑफ द करंट फाइल, टू डिफरेंट फाइल और इवन टू द वेबसाइट। जब आपको एक फाइल से दूसरी फाइल, एक पेज से दूसरे पेज, या टॉप से बिलो पर्टिकुलर पॉइंट पे जंप करना है, तो आप क्या यूज करते हो? टेबल, कॉलसीक, ऑटोसम, हाइपरलिंक। बिल्कुल सही राइट आंसर है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता क्या है कि आप क्विकली कहीं पे भी जंप कर जाओ, आप जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड हैं या लिंकिंग से रिलेटेड है, तो सबसे पहले हम हाइपरलिंक ही करते हैं। चलिए स्क्रॉल अप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, any setting that can be added to or modified in a document can be saved in a template. Which of the setting below cannot be included in writer's document and saved as a template for later use? हम राइटर में टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा एक है जो हम एज अ टेम्पलेट सेव नहीं कर सकते? स्टाइल्स फॉर लेटर यूज, प्रिंटर सेटिंग, फॉर्मेट एंड सेटिंग ऑफ टेबल, या फॉर्मूला सेटिंग? एंड द राइट आंसर इज फॉर्मूलाज। फॉर्मूला किसका होता है? राइटर का नहीं होता, फॉर्मूला होता है कैल्क का। ओके, तो वी कैन नॉट सेट द फॉर्मूला इन राइटर। लेट्स डू द लास्ट सेक्शन, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। ओके, इसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं, बट वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5. Ramakant is running a business and has to send letters to a number of delegates. A dash can also be a quick way to take a list of people's mailing addresses and generate the labels and envelope with the address for different person on each label or envelope. देखो, इसमें से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, मेल मर्ज, ईमेल, पैराग्राफ स्टाइल, इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जिसको कि रमाकांत यूज करे? तो वो बहुत सारे, एक नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ पीपल्स को उनके एनवलप या उनके जो भी मेल्स हैं, उन एनवलप को, लेबल को बना सके एक ही बार में जल्दी से। तो राइट आंसर इज मेल मर्ज, क्योंकि मेल मर्ज में हम क्या करते हैं कि अपना जो भी डेटा है उसको लेते हैं और लिस्ट को लेते हैं और दोनों को कंबाइन करके मेल मर्ज लिस्ट तैयार कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, Vinita has to prepare a report on her research work in which she needs to include images with text. Which features help to balance the relations of graphic to the surrounding text, which may wrap around the graphic on one side or both sides, be overprinted behind it or in front of the graphic, or treat the graphic as separate paragraph or chapter. तो विनीता क्या कर रही है? एक पैराग्राफ टाइप कर रही है, ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन ले जिससे कि वो फोटो, ग्राफिक और टेक्स्ट के साथ में सेटिंग कर सके? उसे अरेंजमेंट करना चाहिए, अलाइनमेंट करना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट करना चाहिए, या टेक्स्ट रैपिंग करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए अनीता को? बिल्कुल सही है, एंड द राइट आंसर इज टेक्स्ट रैपिंग। देखो, टेक्स्ट के साथ सेटिंग करना है, रैप करना है, तो उसे टेक्स्ट रैपिंग करना चाहिए। क्योंकि अरेंजमेंट में क्या होता है? अरेंजमेंट में हमें ग्राफिक को कहाँ प्लेस करना है, वर्टिकली कहाँ पे प्लेस करना है, उसके लिए हम अरेंजमेंट यूज करते हैं। अलाइनमेंट में हम क्या करते हैं? अलाइन करते हैं, ठीक है।
लेफ्ट राइट सेंटर ये अलाइन करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में जितने भी हेडिंग है उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो राइट आंसर इज टेक्स्ट रैपिंग। 29 जागृति हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। जागृति ने क्या करा है, एक ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं, ठीक है, ताकि पूरा क्वेश्चन आप देख सको। जागृति हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। जागृति ने एक इमेज डाल दी डॉक्यूमेंट में एंड शी वाज टू रिसाइज द इमेज। अब वो उसको रिसाइज करना चाहती है। विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर इमेज फॉर्मेट शुड बी सिलेक्टेड टू लेट द टू डायमेंशन। अब उसको हाइट और विड्थ दोनों को सेट करना है सो दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द मेंटेन्ड अलाउइंग फॉर द स्केल्ड साइज। स्केल्ड साइज के लिए वो किसको चूज करे, बताओ। कीप रेशो, कीप एस्पेक्ट, क्रॉप या कंट्रास्ट। क्योंकि उसको पूरा दोनों की डायमेंशन को मेंटेन करके रखना है, उसको स्केल और रिसाइज को मेंटेन करके रखना है। तो दैट मीन्स शी हैव टू मेंटेन द रेशो ऑफ द इमेज। तो राइट आंसर क्या होगा, रेशो होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या है कि द डेटा फ्रॉम द कंसोलिडेशन रेंज एंड टारगेट रेंज आर सेव्ड व्हेन यू सेव द वर्कशीट। डेटा कंसोलिडेट के अंदर जो भी आप रेंज कर रहे हैं, टारगेट ले रहे हैं, वो सेव हो जाता है जब आप वर्कशीट को मतलब सेव करते हो। ओके, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, इफ यू लेटर ओपन अ वर्कशीट, जब आप बाद में उसे ओपन करते हो, which consolidate has been defined, जिसमें कि consolidate आपने डिफाइन किया है, this data will not be available again, तो वो डेटा आपको नहीं मिलता। तो दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि ए पार्ट क्या स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, बी क्या स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, सी क्या दोनों रॉन्ग है, डी क्या दोनों करेक्ट है। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों उल्टी बातें दी हुई हैं। ऊपर कह रहा है कि कंसोलिडेट में जो हम कंसोलिडेट करते हैं ना वो सेव हो जाता है। नीचे कह रहा है कि कंसोलिडेट जिसको हम करते हैं वो हमें बाद में नहीं मिलता। तो यू ऑलरेडी नो कि फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या है, द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलिए आगे स्क्रॉल अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इन स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के अंदर स्टेटमेंट 1 क्या दी हुई है, टू कंसोलिडेट बाय रो लेबल और कॉलम लेबल। हम कंसोलिडेट करना चाहते हैं रो लेबल से और कॉलम लेबल से। द लेबल मस्ट बी कंटेन्ड इन सिलेक्टेड सोर्स रेंज। तो जो लेबल है वो हमारा सिलेक्टेड सोर्स रेंज से सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, द टेक्स्ट इज द लेबल must be identical so that the row and column can be accurately matched. Third statement क्या है, if the row or column label does not match any that exist in the target range, it will append it as a new row or new column. ठीक है, तो हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2 3 करेक्ट सही है, या सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है या सारी स्टेटमेंट सही है। डेटा कंसोलिडेशन allow you to gather your data from separate worksheet into a master worksheet। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि आप रो का लेबल और कॉलम का लेबल जो है उसको सिलेक्टेड सोर्स से मतलब प्रॉपरली लेंगे, ठीक है। सेकंड में बोला गया है कि वो दोनों एग्जैक्टली मैच होने चाहिए। एंड थर्ड में क्या बोला गया है कि अगर वो मतलब मैच नहीं हो रहे हैं तो उसको एक न्यू रो या न्यू कॉलम की तरह ही माना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू अस दैट ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, चलिए आगे स्क्रॉल अप करते हैं। लास्ट टू क्वेश्चंस, मालिनी वांट्स to store a huge amount
ऑफ इंफॉर्मेशन। मालिनी क्या करना चाहती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहती है। अबाउट हर जोन इन द डेटाबेस शुड नॉट बी रिपीटेड इन हर लाइफ इन फाइल। Her friend Gargi explained her various benefit of storing the data in RDBMS. Okay, it help in preventing the controlling duplicate of data. Which of the following term is used refer to the duplicate data? तो उसकी जो फ्रेंड है गार्गी वो उसको बता रही है कि आरडीबीएमएस के क्या फायदे हैं, इसमें डेटा डुप्लीकेशन नहीं होता। तो अब आप बताओ कि जब डेटा डुप्लीकेट नहीं होता तो उस डेटा डुप्लीकेट को क्या बोलते हैं? ठीक है, जब डुप्लीकेट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? डेटा शेयरिंग, डेटा प्राइवेसी, डेटा रिडंडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी। एंड द राइट आंसर इज डेटा रिडंडेंसी, डेटा का बार बार आना। हमें सॉल्यूशन नहीं बताना, हमें बताना है कि डेटा को डुप्लीकेट करने को क्या कहते हैं? डेटा रिडंडेंसी। लास्ट क्वेश्चन, Rohan has ₹50,000 that he want to invest. अब वो इन्वेस्ट करना चाहता है in 2 mutual fund for 1 year. Fund A is low risk fund with 18% of rate. Fund B is higher fund risk and which is 21% of interest rate. Which feature of spreadsheet will be help him to decide? अब स्प्रेडशीट का वो कौन सा आपको बताओ ऑप्शन है जो उसको हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने में कि उसे कहां पर इस डेटा को डालना चाहिए। उसके पास 50,000 है, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह निकालना है, ठीक है, तो वो सॉल्वर करे, सब टोटल करे, लिंकिंग करे या मैक्रो करे। मैक्रो में क्या होता है? रिकॉर्डिंग। लिंकिंग में क्या होता है? लिंक कर देते हैं शीट को। सब टोटल में क्या होता है? ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है और उसमें से क्या करना है? उसको लिस्ट को डीलर वाइज या प्रोडक्ट वाइज री टोटल करना है, सब टोटल करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? सॉल्वर। क्यों सॉल्वर? गोल सीक का इलेबोरेट ऑप्शंस है। तो हमें टारगेट सेट करेगा कि मुझे इतना बेनिफिट होना चाहिए, तो उसे कहां पर क्या करना चाहिए। ओके, hope you understand all the topic very clearly and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you for watching.